हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे शुरू करेंगे अपना चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास हमने नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कैसे होते हैं, किस किस टाइप के नंबर होते हैं, क्या क्या रूल हैं, ठीक है। हमने सिंपल जो जैसा 9th का पहला चैप्टर था ना पिछले साल, उस साल आपका ये तीसरा चैप्टर, बस कुछ नया बात नहीं है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक देखो, द वर्ड ऑफ नंबर्स। नंबर का वर्ड शुरू कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है, तो याद रखना कहाँ से, नेचुरल नंबर से। सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स। उसके बाद रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। उसके बाद इर्रैशनल नंबर, इर्रैशनल नंबर। और लास्ट में रियल नंबर। ये टर्म्स याद रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 1 से आगे वाले नंबर हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब होल, होल का मतलब है सारे, सारे का मतलब इसके अंदर नेगेटिव से नहीं है, इसका ज़ीरो से है। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना सा फर्क है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स नंबर वो जो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं, जिसमें जैसे जैसे मान लो यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होके यहाँ पे -1 0 1 अप टू सॉन इन्फिनिटी तक जाना, हम हमारे ये नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। बात समझ में आया, पक्का। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो ज़रा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। p/q की फॉर्म में जिस भी नंबर को लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है। तो q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। लेकिन अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक कंडीशन है, अगर q 0 हुआ, किसी भी कंडीशन में q 0 हुआ 2/0, तो 0 कभी भी किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं 0 कभी भी किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। आप अपने कैलकुलेटर पे करके देख लो चाहे, ठीक है। तो उसके लिए q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये कंडीशन हमारी किस चीज़ की है, रैशनल नंबर की है। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 0 रैशनल नंबर है, क्या 0 रैशनल नंबर है? आप इसका आंसर बताओ मेरे को कमेंट में। मिला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं है। अच्छा, अब इर्रैशनल नंबर देखो, इर्रैशनल नंबर कौन से हैं, अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, या फिर अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, तो वो कैसे कैसे नंबर होते हैं, वो हमारे पास वो होते हैं इर्रैशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल दूँ, जैसे अंडर रूट 2, ये तो प्राइम है। अच्छा, अंडर रूट 24, ये तो प्राइम तो नहीं है ना, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर कैसे नंबर होते हैं, इर्रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, लास्ट में आ गया टॉपिक रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर, ये सारे नंबर, ये जितने भी नंबर है, ये सारे नंबर रियल नंबर है, ये सारे नंबर्स रियल नंबर, रियल नंबर्स हैं। जैसे नेचुरल नंबर रियल नंबर है, हाँ जी है। होल नंबर है, हाँ जी है। इंटीजर है, हाँ जी है। रैशनल है, हाँ जी है। इर्रैशनल है, हाँ जी है। बात समझ आया, डन। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, देखो ज़रा क्या है नेक्स्ट। उसने ना आपकी बुक के ऊपर है एक ब्रह्मपुत्र रूल नया आया है, नया आया है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन नाम नया दिया है बस, ठीक है। ब्रह्मगुप्ताज रूल ऑफ 0, उन्होंने 0 के लिए रूल दिया था। अब वो रूल था क्या, मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब उन्होंने बोला, व्हेन 0 इज एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा, किसी भी नंबर को अगर 0 से ऐड करूँ, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मान लो 2 को अगर मैं 0 से ऐड करूँ तो आंसर क्या आएगा, 2। अगर मैं 5 को 0 से ऐड करूँ तो 5। अगर मैं 1000 को 0 से ऐड कर दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है नंबर पे, नहीं पड़ रहा ना, आंसर तो वही आ रहा है। तो इन्होंने वही लिखा, व्हेन 0 इज एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज, नंबर अनचेंज रहेगा, वही नंबर आंसर आ जाएगा, डन। अच्छा, नेक्स्ट देखो, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, देखो फ्रॉम बोला, टू अ नंबर नहीं बोला, फ्रॉम अ नंबर बोला है। किसी नंबर से, जैसे 2 से अगर मैं 0 माइनस करूं तो इसके अंदर भी आंसर अनचेंज रहेगा। अगर मैं 5 से 0 माइनस करूं इसके अंदर भी आंसर अनचेंज रहेगा। वो ये बात बता रहे हैं इसके अंदर। फ्रॉम का कहानी समझना, ठीक है, टू नहीं लिखा है,
कहीं 0 - 2 कर दो, ठीक है। और ने बोला व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, नंबर से 0 माइनस करना है। अच्छा, तीसरा वाला देखो, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, कोई भी नंबर, कोई भी मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 0 के साथ तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ये उनका तीसरा रूल था। बात समझ में आई? पक्का? इतनी कहानी सबको समझ में आ जानी चाहिए। डन? अच्छा, तो नोट करो कॉपी के ऊपर। अब मैं आगे करवा रहा हूँ। देखो अब अगला रूल क्या है हमारे पास। अब अगला रूल क्या है, अब आगे ना आपके पास दो टर्म्स दी। क्या क्या टर्म? अच्छा, सबको अब इंटीजर्स टॉपिक आया है। इसके बाद इंटीजर्स टॉपिक आया है। इंटीजर्स में क्या है, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और बीच में 0 भी आता है। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? 0 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? तो आप लिख देना कभी भी 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना वो पॉजिटिव नंबर है ना वो नेगेटिव नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कई बार बच्चे लिखते हैं -0, ठीक है, -0 जैसा कोई बात नहीं होती, ठीक है। 0 जो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, 0 0 होता है बस। अब आपके पास दो टर्म्स लिखी हैं इस बार, एक लिखी है फॉर्च्यून और एक लिखी है डेप्ट्स, DEBTS, डेप्ट्स। फॉर्च्यून का मतलब अपने हिंदी में धना है, धना, और इसमें डेप्ट्स का मतलब है ऋणा। इनको टर्म्स को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार कई बार अब ना नया सिलेबस आया तो पता नहीं टीचर किस वर्ड से आपको पेपर में डिनोट कर दे उस चीज़ को, ठीक है। अब फॉर्च्यून का मतलब क्या है? फॉर्च्यून का मतलब समझो, फॉर्च्यून का सिंपल मतलब है पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देता हूँ मैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर मेरे को मान लो फॉर्च्यून लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा +2, +3, डन, ठीक है। अच्छा, अब और डेप्ट्स क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव नंबर्स। तो अगर आपको डेप्ट्स लिखने हैं, अगर आपको डेप्ट लिखने हैं तो वो हमेशा ऐसे लिखने हैं -2। अगर 2 भी लिखना है ना, अगर जैसे मानो मैंने यहाँ पे लिखा डेप्ट ऑफ 2, तो आप इसको सीधे समझ जाओगे इसका मतलब है -2। बात समझ आया? ठीक है ना। नेगेटिव डेप्ट्स का मतलब है नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर्च्यून का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर लिखना है इसको तो ऐसे लिखना है, डेप्ट्स को लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब रूल्स देख लेते हैं, द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स। हमने जो सॉल्व करना है उसके रूल क्या क्या है। अब उसने बोला अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून। अब फॉर्च्यून का मतलब क्या है? पॉजिटिव नंबर भाई। +2 में प्लस करूं अगर मैं फॉर्च्यून ही मतलब +3 नंबर, तो कितना आंसर आने वाला है मेरे पास? +2 + 3 कितना आंसर आ गया? प्लस का 5। तो फॉर्च्यून ही आंसर आएगा, यही उसने बात बोली। अब फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। देखो प्लस का साइन अगर आप डिजिट के साथ नहीं भी लगाओ ना तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 3, तो आंसर आ गया 5। तो ये 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव और 5 भी पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाना कि सर अब आपने प्लस तो लगाया ही नहीं, क्योंकि किसी भी डिजिट के साथ प्लस नहीं लगा होता तो प्लस होता है उसके साथ। जैसे मान लो कोई डिजिट लिखा मैंने 4, तो आप मैं पूछूं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप सीधा सीधा बोलोगे पॉजिटिव सर। तो पॉजिटिव किस खुशी में बोला आपने? क्योंकि आपको पता कोई साइन नहीं लगा तो आगे प्लस का साइन ही होता है, ठीक है ना। अच्छा आगे सुनो, अ डेप्ट प्लस अ डेप्ट इज अ डेप्ट। अच्छा डेप्ट आ गया ना। अब जैसे मान लो मैंने -2 में प्लस किया डेप्ट -4 को, तो आंसर डेप्ट ही आएगा। अब इसको देखो कैसे करूँगा, -2 अब प्लस है, ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस का साइन ही बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होता जब प्लस होता है। तो कितना आ गया? -6। तो देखो डेप्ट ही आया ना आंसर हमारे पास। अगर मैंने डेप्ट में प्लस किया डेप्ट को ही तो आंसर भी डेप्ट ही आया। कहानी समझ में ही क्या बोल रहा है वो? समझ आया ना? पक्का? हाँ। अब देखो अ फॉर्च्यून -0 इज अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब पॉजिटिव, 2 माइनस में अगर मैं 0 करूं तो आंसर क्या आएगा? फॉर्च्यून ही आएगा भाई, ठीक है। अब बोला डेप्ट -0 इज अ डेप्ट। डेप्ट मतलब -2 में माइनस अगर मैं 0 करूं तो आंसर कितना आने वाला है? -2। ये है रूल। कहानी समझ में आई? अगर मैं फॉर्च्यून में -0 करूंगा तो फॉर्च्यून आंसर आएगा, अगर डेप्ट में 0 करूंगा तो डेप्ट ही आंसर आएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देख लो जरा क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट एंड फॉर्च्यून इज डेप्ट। देखो द प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट, डेप्ट का मतलब नेगेटिव नंबर, ये 4th वाला पार्ट करा रहा हूँ यहाँ पे। डेप्ट मतलब नेगेटिव नंबर मतलब -2
मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ प्रोडक्ट फॉर्च्यून का, अगर 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर डेप्ट आने वाला है। हाँ जी डेप्ट ही आ रहा है जी, देखो चेक करो। -2 × 3 कितना आ रहा है? -6। तो -6 कैसा नंबर है? एक डेप्ट नंबर है हमारे पास, डेप्ट है ये, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, इस वजह से। डन, कहानी समझ में आ रही है ना? हाँ, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन पढ़ के जाओगे ना एक्सरसाइज करने तो बहुत ईजी एक्सरसाइज लगती है, बेकार एक्सरसाइज लगती है बिल्कुल। और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई बाहर से भी क्वेश्चन आ गया तो आपका कंसेप्ट उसके लिए क्लियर होना चाहिए, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेप्ट्स इज अ फॉर्च्यून। हाँ ये भी देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेप्ट्स। अब मान लो एक -2 है, उसका मैंने प्रोडक्ट कर दिया -4 के साथ। तो अब देखो माइनस माइनस तो पॉजिटिव में कट जाता है ना, और मल्टीप्लाई में कट जाता है ना, तो कितना आ गया? 8 आंसर आ गया। तो ये फॉर्च्यून ही तो है, और यही तो उसने बोला रूल में हमारे पास। बात समझ आया? तो 5 के 5 रूल आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल विद समझाए हैं। डन है ना? पक्का समझ में आ गया सबको? अच्छा अब मेरी बात सुनो, एक नंबर हमारे पास, एक वर्ड आता है हमारे पास, को प्राइम। को प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी इस बार चैप्टर के लिए। को प्राइम, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, सिंपल। अगर जिस भी HCF अगर 2 डिजिट्स का 1 आ गया, अगर किन्हीं 2 डिजिट्स का HCF 1 आ गया तो ठीक है, उसको क्या बोलता हूँ मैं? को प्राइम नंबर्स। जैसे मान लो मैं बोलूँ 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम नंबर्स। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको को प्राइम नंबर्स? बिकॉज इनका HCF कितना होता है? 1 होता है। बिकॉज इनका HCF कितना होता है? 1 होता है। इस वजह से मैं इनको 2 और 3 को कैसे बोल रहा हूँ? को प्राइम नंबर बोल रहा हूँ। कहानी समझ में आई? सिंपल सी बात समझनी है, को प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं जिनका HCF 1 होता है, बस इतनी सी बात है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, देखो जरा क्या है नेक्स्ट है सम लॉज ऑफ रैशनल नंबर्स। कुछ लॉज हैं रैशनल नंबर के, ठीक है। सम लॉज ऑफ रैशनल नंबर, सम लॉज ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के कुछ लॉज हैं, तो उसका सबसे पहला लॉ पता क्या है? इक्वलिटी। सबसे पहला लॉ क्या है? इक्वलिटी, EQUALITY, इक्वलिटी। देखो इसमें पता क्या होता है, अगर आपके 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर A/B एंड C/D आर सेड टू बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे, हम इनको इक्वल कह सकते हैं कब? जब एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो, इफ A/D इज इक्वल्स टू B/C हो तब। इक्वलिटी का रूल समझ में है? देखो सिंपल, इसका आप ये समझो कि कंसेप्ट समझो, ये मत सोचना कि कहाँ लगेगा ये, ठीक है। जब लगेगा तब मैं आपको बता भी दूंगा। अब मेरी बात समझो, क्या इक्वलिटी का मतलब क्या है? 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स A/B एंड C/D आर सेड टू बी इक्वल इफ A/D इज इक्वल्स टू B/C अगर होगा तो। बात समझ आई? अच्छा सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो। अब सेकंड में क्या है, अब आपके पास ना बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन भी हैं इसके पास। एडिशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट द रैशनल नंबर, ऐड और सब्ट्रैक्ट द रैशनल नंबर। देखो मैं A/B करके बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। लेट्स से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 2/3 में 5/4 प्लस करते हैं। देखो कभी भी ऐड करना है ना, तो आपको नीचे वालों का सबसे पहले एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, साइड में करके देख लेते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे। 4 और 3 का एलसीएम, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12 एलसीएम आ रहा है, ठीक है जी, डन। अब नीचे वाले को, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको नीचे वाले से क्या करना है? डिवाइड करना है। नीचे वाले से क्या करना है? डिवाइड करना है। आंसर क्या आया? 3 4 ज़ा 12, 4 आंसर आ गया ना। और 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये रूल याद ही रखना है आपको, नीचे वालों को नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? 8 आ गया, प्लस 4 को 12 से डिवाइड कितना आया? 3, 3 5 से कितना होता है? 15। अब 15 और 8 कितना आपका आंसर आ गया? 23/12। आपको रैशनल नंबर्स को ऐड ऐसे करना है। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा सब्ट्रैक्ट बिल्कुल सेम करना है, कोई नई चीज़ है ही नहीं, सब्ट्रैक्ट बिल्कुल ही सेम करना है। जैसे इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर लो भाई, इसी को जैसे 5/9 प्लस 4/2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस लगा दो बीच में,
तो कितना आ गया एलसीएम, 9 टू ज़ा 18 एलसीएम आ गया। अब डिवाइड करा तो कितना आया 2, 5 टू ज़ा कितना होता है 10 प्लस सॉरी माइनस 2 9 ज़ा 18 और 9 4 ज़ा कितना 36, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 26/18। इसके बाद और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे कटिंग करके। बात समझ आया? प्लस माइनस का बिल्कुल सेम रूल है इसका, बिल्कुल भी घबराना नहीं है अगर रैशनल नंबर आपको प्लस या माइनस करने के लिए आ जाए तो। देखो कई बार क्या होता है उसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे मान लो 2/3 प्लस 5/3। तो इस केस में जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सीधा ही लिख के आप 5 + 2 7 लिख सकते हो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। ठीक है, यही रूल प्लस के लिए, यही रूल माइनस के लिए भी है। ठीक है, अच्छा अब देखो तीसरा वाला केस देखो क्या है। अगर रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो ये क्या करना है, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड द रैशनल नंबर्स। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे रैशनल नंबर को, जैसे मान लो 2/3 इंटू 4/5 आ गया। देखो सबसे पहले कटिंग होती है तो कटिंग कर देनी है, अब तो कटिंग नहीं हो रही ना तो क्या करते हैं ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 50। सिंपल आंसर आ गया। अगर सिंप्लीफाई होता है कटिंग होती है तो कटिंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है कटिंग करने की। ठीक है, अब डिवाइड समझो। डिवाइड में कन्फ्यूजन है भाई, डिवाइड में बच्चे फंस जाते हैं। कैसे, मेरे को मान लो 2/3 डिवाइड करना है 4/5 से ही, इस बार डिवाइड करना है इसी को। अब दिमाग में रख लेना कभी भी रैशनल नंबर डिवाइड की फॉर्म में कभी सॉल्व ही नहीं होते हैं। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में क्या होता है कभी भी सॉल्व ही नहीं होते हैं। अब इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ आपको, कई बार इक्वेशंस भी ऐसी आ जाती है ना। तो 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 ऐसे होता है ना, डिवाइड का तो मतलब यही हुआ। अब इस केस में क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाता है और बीच वाला बीच वाले से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5 अपॉन में 4 × में 3। बोलो किस किस को कहानी समझ में आ गई। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले के पास। तो कटिंग हो रही है, हाँ जी हो रही है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 डन। तो आंसर कितना आ गया 5/6 डन। डन, एक तो ये केस हो गया। और दूसरा साथ ही में इसी के साथ एक और बताता हूँ। जैसे मान लो 2/3 को आपने डिवाइड करना है 4/5 के साथ, तो आपने डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। 2/3 मल्टीप्लाई और जो आगे नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देना है 5/4। अब यहाँ पे फिर से कटिंग हो रही है तो आंसर कितना आ गया 5/6। देखो चेक भी हो गया, ऊपर भी 5/6 था, नीचे भी 5/6 ही आ रहा है। बोलो कहानी समझ में आई? पक्का? तो देख लो आपके रैशनल नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस ऐसे ऐसे करने हैं जैसे मैंने आपको बता भी दिए हैं। ठीक है ना? अच्छा अब नेक्स्ट देखो ज़रा, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एक कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ये। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, चलो पढ़ते हैं अब कॉम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप तो सबने पढ़े हैं, 8th में तो पढ़े ही है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर a + b हमारे पास आंसर आ रहा है तो b + c भी आना चाहिए, ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। यही होता है ना, पक्का पढ़ा था ना हमने। अब हमने इसके लिए थोड़ा ना पढ़ना है, हमने रैशनल नंबर के लिए पढ़ना है। तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि अगर a/b में प्लस c/d करेंगे कुछ आंसर आएगा तो बिल्कुल सेम होगा अगर c/d प्लस a/b करेंगे तो भी। कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन का समझ में आया? एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना, आपका एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा क्या माइनस करता है? नहीं, नेगेटिव नहीं करता है भाई। ठीक है, यहाँ पे खुद ही समझ लो। जैसे मान लो 1 - 2 तो -1 आया, लेकिन 2 - 1 तो 1 आया ना। -1 और 1 इक्वल थोड़ी ना होता है, इसलिए नेगेटिव कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। अच्छा मल्टीप्लाई करता है? हाँ जी करता है। देखो 2 × 3 भी वही होता है, 3 × 2 भी वही होता है, तो इसको तो फॉलो करता है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन का भी लिख लेता हूँ। a/b में अगर c × d ऐड करूँ तो बिल्कुल सेम होगा जैसे मैं c × d में a/b ऐड करूँ। तो ये मेरा कॉम्यूटेटिव लॉ है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। बोलो समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने सब पढ़े हैं, हमें 9th में आया है बहुत अच्छी बुक में। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, जैसे जिस हिसाब से आपको पढ़ाया हुआ है ना, इसमें बहुत अच्छी बुक है ये।
जैसे मान लो आपके पास तीन चीज़ें हैं ए बी सी डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पता नहीं तीन चीज़ें होती हैं, वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में हम सबसे पहले एक बाहर रख लेते हैं और दो अंदर रख लेते हैं, प्लस में रख लेते हैं दो, ए इंटू बी प्लस सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है आपका ए, अब मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, ए इंटू बी प्लस में लगा के ए इंटू सी, ए को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है। अब नेगेटिव में भी यही केस है, जैसे ए इंटू बी माइनस सी, तो इसमें क्या आएगा ए बी माइनस ए सी, इसमें भी ये केस है। कहानी समझ में आई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स नहीं लगते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन वाले रूल नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है सबको, पक्का। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो ज़रा क्या है। अब नेक्स्ट है हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे अपने नंबर लाइन के ऊपर कि क्या हमारे पास सॉल्व करके आंसर आता है। देखो मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताऊंगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। कोई भी नंबर आप चुटकियों में ड्रॉ कर लोगे, कोई भी नंबर आप चुटकियों में ड्रॉ कर लोगे। अब जैसे मान लो आपके पास आया 7/3, आपने इसको सॉल्व करना है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपने इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आ क्या रहा है, जैसे डिवाइड करते हैं ना वैसे, 3 7 3 2 6 1, ऐसा सॉल्व होकर के आ गया। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ 2 1/3, इसको ऐसे लिखता हूँ ना, क्वोशिएंट में सबसे पहले लिखता हूँ, ऊपर रिमाइंडर और फिर क्या लिखता हूँ डिवाइजर, ऐसे लिखता हूँ ना 2 1/3। अब यहाँ से ये 2 क्या बताएगा, ये 3 क्या बताएगा, ये 1 क्या बताएगा, अपनी कॉपी पे साथ साथ लिख लेना, ठीक है। अब ये 2 बताएगा कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, पीछे नहीं, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ 2 और यहाँ पे बना लेता हूँ 3, बड़ा करके बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब ये 3 क्या बताएगा, ये 3 आपके पार्ट्स हैं, मतलब 2 और 3 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 और 2, देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस 1 का मतलब क्या है, पोजीशन, इस 1 का मतलब क्या है, पोजीशन, कि आपका 7/3 होगा कहाँ पे, तो 1 लिखा है तो 1 यहाँ पे आपका 7/3 होगा। बोलो किस किस को ये कहानी समझ में आई है, बोलो कोई डाउट, किसी को कुछ दिक्कत होगी तो पूछना पक्का मेरे से, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ छोटी से छोटी क्लियर कर ही दूंगा। अच्छा नेक्स्ट वाला देखो ज़रा, कुछ भी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 5/2 ले लेते हैं। अच्छा 5/2 के लिए देखो, इतना तो सबको पता है इसका आंसर 1/2 आएगा। तो 2 और 3 के बीच में इसका भी आंसर, तो यहाँ पे रहा 2 और यहाँ रहा 3। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 और 2। अब एक पोजीशन, तो पोजीशन ये रही, आपका यही आंसर आ गया। यही है आपका क्या 5/2 का, 5/2 का क्या है ये, नंबर लाइन पे आपने ऐसे ड्रॉ करने हैं। बोलो किसी को कोई दिक्कत, पक्का नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने आपको एक एक चीज़ बहुत आराम से क्लियर कर दी है। अच्छा देखो उसके बाद ना एक एब्सोल्यूट रैशनल नंबर आता है, टॉपिक का नाम एब्सोल्यूट रैशनल नंबर आता है आपकी बुक में, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो इसका मतलब पता क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू का, इसका मतलब जैसे नंबर लाइन बनाई है आपकी, तो 0 यहाँ पे -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा। अब जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछूँ आपसे, -4 तक का डिस्टेंस पूछूँ, तो आप क्या मेरे को -4 बोलोगे कि 0 से लेके -4 का डिस्टेंस कितना सर, -4। तो डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं, डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इस केस के लिए उसने क्या बनाया था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर बनाया था टॉपिक का, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर बनाया था। अब इसका मतलब क्या है, हम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिटर्न हम कैसे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। रैशनल नंबर मान लो एक्स है, मान लो रैशनल नंबर क्या है, एक्स है।
आपने क्या करा, x करा, लेकिन हम उसको x ना लिख के कैसे लिखेंगे, x ना लिख के कैसे लिखेंगे, मॉडुलस x लिखेंगे, मॉडुलस x लिखेंगे। जैसे मान लो आपका डिस्टेंस आया x इज इक्वल्स टू -3, आपको लग रहा है कि -3 तक है, लेकिन आपने -3 नहीं बताना है, x को आपने मॉड करना है -3 का, और आपने आंसर बताना है मेरे को 3 है आपका, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। समझ आई बात, समझ आई बात, ठीक है। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली समझ नहीं आते, क्वेश्चंस के साथ समझ में आते हैं, इतना दिमाग में भी साथ साथ चलाते रहना, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार एक ही झटके में समझ आ जाएगा सब कुछ। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करोगे, आपके बुक में क्वेश्चन आंसर है इसका आंसर है आपके पास मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। जैसे कुछ नंबर बना, यहाँ पे आपका डिजिट 5 पे सेट है, जहाँ पे a दिया है, और यहाँ पे आपके पास कुछ b पे सेट है, वो -4 पे दिया है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई, क्योंकि 5 भी रैशनल नंबर है, दिमाग में रखना पहले ही, ठीक है। 5 भी रैशनल नंबर, या आप रैशनल नंबर 5/2, 5/4, 5/6 कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा a माइनस मॉडुलस a माइनस बी। तो आपको क्या करना है, मॉडुलस लगाना है, 5 माइनस क्या करूँगा, डिस्टेंस बिटवीन 5 माइनस कितना आएगा, 5 माइनस आएगा मेरे पास 4, 5 माइनस 4। कहानी समझ आई, क्योंकि 5 है ना, माइनस तो फॉर्मूला क्या लग गया, b कितना है -4, तो -4 लगाया, तो डिस्टेंस कितना आया 9, 5 + 4 कितना होता है 9, तो आप इसको ओपन करके लिख सकते हो 9, ये आपका आंसर आया। बोलो समझ आया कि आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो वो निकालना है मॉडुलस a माइनस बी करके, पक्का, क्लियर, चलो डन। अच्छा अब देखो एक टॉपिक है आपके पास, द डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, द डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, मतलब आपको ये फाइंड करना है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, या ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। तो एक मेरी बात याद रख लेना, मेरी बात याद रख लेना हमेशा के लिए, एनी टू रैशनल नंबर्स, एनी टू रैशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। देखो अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो आपको एक ए रैशनल नंबर दिया, एक बी रैशनल नंबर दिया, और पूछा कि एक रैशनल नंबर बताओ उसके बीच में कितना है, कौन सा है, 1 रैशनल नंबर बताओ। अगर एक रैशनल नंबर पूछा ना तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है कि आपको क्या टॉपिक लगाना है, a + b/2 करना है, ठीक है, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका उसके बीच का रैशनल नंबर होगा। जैसे मान लो आपने टॉपिक सर्च कर क्वेश्चन डाला अपने आप को 2/5 और 3/4, मान लो ये आपने डाला रैशनल नंबर्स के बीच में। अब आपने बोला कि इसके बीच में मेरे को एक रैशनल नंबर चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने करना 2/5 + 3/4 / 2। अब 5 4 से कितना 20, 5 को डिवाइड करा 4 4 2 = 8 + 4 5 = 5 3 कितना 15, अपॉन में कितना 2 अकेला है तो 2/1 हो गया, क्योंकि इसको भी मैं उसमें कर लूँगा ना, इसको भी मैं किस में कर लूँगा, रैशनल नंबर में लिख लूँगा। तो 15 और 8 कितना होता है 23, मेरे पास हर बार क्वेश्चन 23 वाला भी बनता है। 23/20 डिवाइडेड बाय 2/1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, कहानी ख़त्म। अच्छा देखो कैसे करूँगा, 23/20 इंटू 1/2, तो 23/40 इसके बीच में आने वाला रैशनल नंबर है 23/40। बोलो कहानी समझ में आई, कहानी समझ में आ गई, पक्का, बात क्लियर। अच्छा जैसे मान लो अभी तो इतनी सी बात है कि 23/40 आपके पास क्या आ गया, इसके बीच का रैशनल नंबर आ गया। एक पूछा था इसलिए,
अब मान लो आपसे यही बात बड़ी पूछ ली तो, जैसे मान लो 2/3 एंड 4/5 के बीच में उसने पूछा कि भाई आप 3 रैशनल नंबर बताओ, 3 रैशनल नंबर बताओ, तो अब क्या करोगे? अब आपने कुछ नहीं करना भाई, अब आपने टॉपिक क्या लगाना है? टॉपिक क्या है आपके पास? डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम करो, ये बात याद रख लेना। क्या करना है आपने? डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम करने गए तो चेक करो, कभी भी आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो रहा हो तो दिमाग लगाना, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4/5 इंटू 3/3 कर दो, और इस वाले से 2/3 से इसके डिनोमिनेटर को माइनस कर दो। देखो हमेशा ही हो जाएगा, कितना ही बड़ा है क्यों, आपको क्या लेना देना है ना। 12/15 और यहाँ पे 10/15। देखो मेरी बात सुनो, अब आपके पास कितने हो गए? 12/15 और 10/15। अब मैंने क्या पूछा था? इसके बीच के 3 आपने बताने हैं, इसके बीच के 3 बताने हैं, तो क्या बीच के आए भी क्या? 10/15, 11/15 और 12/15। ये आपको 3 लग रहा है क्या? 3 लग रहा है क्या? ये तो इसके बीच के थोड़ी ना नंबर हैं, ये तो बीच का तो सिर्फ एक ही आंसर निकला 11/15। तो बीच का करने के लिए आपको क्या करना है? अब नंबर बढ़ाना है अपना, नंबर बढ़ाना है अपना। कैसे? अब 4/5 और दूसरा क्या है 2/3, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहे लेकिन ऊपर वाले वैल्यूज़ बढ़ जाएं, हमने अब ऐसी कोशिश करनी है। डिनोमिनेटर तो सेम ही रहे लेकिन ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाए। अब क्या करें? 5 6 ज़ा 30 और हाँ ऐसा कर लेते हैं, 5 6 ज़ा 30 और यहाँ पे 10 ज़ा 30, तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 6, तो कितना आ गया? 6 4 ज़ा 24/30 और यहाँ पे कितना आ गया? 20/30। देखो अब इसके बीच में 3 आपको रैशनल नंबर मिल रहे हैं, बीच के रैशनल नंबर पूछते हैं, वो इन बिटवीन पूछते हैं, इन बिटवीन। ठीक है, ये नहीं है, ये सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकला फिर से बीच का। तो अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 21/30, 22/30 और 23/30। देखो बीच के, बिल्कुल बीच के निकले हैं अभी 3 सिर्फ। कहानी समझ में आई? टॉपिक समझ में आया कि रैशनल नंबर अगर हमें एक पूछा हो तो टॉपिक ये लगा सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा पूछे हैं तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी हम इनको काउंट नहीं करते हैं जो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम करने पे आया, तो बीच वाले काउंट करते हैं, तो बीच वाला दोबारा नहीं आया, तो मैंने नंबर बढ़ा दिया और उसके बाद अपना टॉपिक क्लियर किया आपके सामने। बोलो बात समझ आई? पक्का क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो चलो अब आगे अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक क्या है मेरे पास? कंस्ट्रक्ट ऑफ लेंथ। हमने क्या करना है? अंडर रूट वाले डिजिट नंबर लाइन पे ड्रॉ करने हैं, अंडर रूट वाले डिजिट। ठीक है, ड्रॉ अंडर रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है अंडर रूट 2 को। समझ लेना सभी ऐसे ही होंगे उसके बाद। ठीक है, अब देखो आपने स्केल पकड़ा आपने, और स्केल से आपने क्या करा? एक नंबर लाइन बनाई भाई साहब। तो नंबर लाइन कुछ ऐसी रही मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी मर्जी बना लो। अब मैंने क्या करा? यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। मैंने इसको बोला ये है 0 0 1 2 3, ऐसे आगे चलता जाएगा और भी। ठीक है, अब मैंने करना क्या है? अब मैंने क्या करना है? 1 पे 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है, हर बार यही करना है। 1 यूनिट है जो हमारे पास, 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट मानूंगा, 1 सेंटीमीटर ना, 1 यूनिट मान के मैं इस पर क्या करूँगा? 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा मैं यहाँ पे? 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगा। अगर मैंने इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा बनेगा। अब आपने तो प्रकार वगैरह से करना है, ऐसे रख के ऐसे बनेगी एक लाइन। ठीक है, फिर यहाँ कटेगी, फिर यहाँ कटेगी, फिर वो यहाँ कटेगा, फिर आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल आएगा जो आप ऐसे बना दोगे। ठीक है, अब आप ऊपर भी 1 यूनिट लेके, ऊपर की 1 यूनिट लेके जो आपकी यहाँ पे बन रही है 1 यूनिट, यहाँ बन रही है, 0 से मैच करना है, 0 से मैच करना है। डन। अब आपकी ये भी 1 यूनिट, आपकी ये भी 1 यूनिट, तो ये कितनी होगी? ये कितनी होगी? देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलूँगा? इसको नाम दे दूँ मैं ज़रा, इसको नाम दे देता हूँ मैं A B C।
AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर ही तो फाइंड करना है, तो AB कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC कितना आया √2 आया। अगर AC √2 है तो अब आप इतनी प्रकार कंपास खोलोगे, आप अपनी इतनी कंपास खोलोगे और यहाँ से नीचे की तरफ आप एक डॉटेड करके ऐसे लाइन लगा दोगे, और जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगी वही आपका √2 पॉइंट होगा। ऑन √2 यही आपका पॉइंट होगा। और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है, ध्यान देना। तो देखो वहीं पे कट रही है, 1 पॉइंट कुछ आगे कट रही है 1 से, और 2 के पीछे कट रही है। बात समझ आया? जब आप प्रॉपरली बनाओगे ना तो प्रॉपरली बहुत अच्छा बनता है ये, ठीक है। और पेपर में पूछते हैं क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि पेपर में पूछते नहीं है ये, ठीक है ना। अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखो ज़रा क्या है। अगला टॉपिक है मेरे पास आपके लिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के रिलेटेड है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये क्या है? नए नए वर्ड सुन रहे हैं आप लोग, है ना। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या क्या वर्ड्स हैं यार, है ना। तो ध्यान दो कि 3 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है हमारे पास। एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और लास्ट में होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देन अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है अगर आपने रैशनल नंबर को सॉल्व किया, कोई भी रैशनल नंबर जैसे 1/2, अब आपने इसको डिवाइड करने बैठे तो 2 1 अंदर, अब आपने देखा कि छोटा तो 0 पॉइंट लगा दिया आगे, तो इसको 0 मिल गया साथ में, तो 2 5 से कितना हो गया 10। देखो डिवाइड करने पे आपका पूरा डेसिमल 0 हो गया, मतलब पूरा आंसर 0 आ गया, ठीक है। चाहे डेसिमल में जाके आया लेकिन 0 तो आया, ठीक है। इसका टॉपिक का नाम है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डिवाइड करने पे 0 आया चाहे डेसिमल करने पे आया, तो जब डेसिमल करने के बाद हमारा डिजिट कोई भी टर्मिनेट हो जाता है, आंसर 0 आ जाता है, ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, बात क्लियर है? अच्छा उसके बाद देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है इसके अंदर? जैसे मान लो 10/3 है, जैसे मान लो 10/3 है, अब आपने क्या करा? डिवाइड करना शुरू करा। 10 3 3 3 ज़ा 9 1 0 लगाया तो पॉइंट लग गया, 3 3 ज़ा 9 1 फिर 0 फिर 3 3 ज़ा 9 1, ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, ये तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो आपने देखा कि आपका डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग है, 0 नहीं आ रहा, ठीक है। 0 नहीं आ रहा आपके पास, 1 1 1 दोबारा आ रहा है, लेकिन वो डिजिट रिपीट कर रहा है आपके पास, है ना। आपका क्वेश्चन रिपीट कर रहा है 3.333, वो रिपीट ऐसे भी कर सकता है 2.146 146 146, ऐसे भी रिपीट कर सकता है वो, ठीक है। वो कहीं भी जाकर रिपीट कर सकता है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग वर्ड देते हैं उसको साथ में। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर होते हैं ना, ये रैशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को ये पता नहीं होता। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जैसे कुछ भी आ जाता है, √2 की वैल्यू आ गई, √3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू आ गई 3.14 समथिंग आगे चलती रहती है ना, तो इसकी भी 1.414 आगे चलती रहती है, इसकी भी 3.1415 अप टू सॉन आगे चलती रहती है। जहाँ पे रिपीट भी ना करे और टर्मिनेट भी ना करे, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इररैशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? इररैशनल नंबर होते हैं। बोलो कहानी समझ में आ रही है सबको? ये बातें समझ में आ गई पक्का? अच्छा देखो इस अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इसके पास? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला। इसके आपके पास एनसीईआरटी में आप ही की बुक में एग्जाम्पल हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको एग्जाम्पल एक बार दिखाता हूँ, मैं आपको एक बार एग्जाम्पल शो करवाता हूँ।
ये देखो, उसने बोला कन्वर्ट 0.6 के ऊपर बार लगा है, बार का मतलब होता है नंबर रिपीट कर रहा है 0.6666666 ऐसे, कि पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखो, 0.45 को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखो। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पास, जैसे जैसे ये क्वेश्चन है 0.2357 के ऊपर बार है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, तो ऐसे क्वेश्चन है। तो मैं ऐसा आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल करवाता हूँ कि अगर आपको एग्जांपल करोगे, मैं आपको वही ना आपकी एक्सरसाइज ऐसी पक्की करवा दूंगा एक एक इंट्रोडक्शन के अंदर ही, कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मैं खुद ही कर सकता हूँ इसको। ठीक है, अब मैंने देखो 0 आपको ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ जो थोड़ा अजीब भी हो, 47 के ऊपर 7 के ऊपर बार है। ठीक है, और इसको मैंने क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। डन। अब बार का मतलब पता क्या होता है कि वो नंबर रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.4, जो रिपीट कर रहा है उसको बार बार लिख दूंगा, 7 7 7, जिसके ऊपर बार है वही रिपीट करता है, और इसको डॉट लगा के आगे 1 लिख दूंगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब मेरी बात सुनना, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, इतना समझ में आया पहले कि बार कितने डिजिट के ऊपर तो किसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 डिजिट नहीं देखने हैं, यहाँ पे बार देखना है कितने पे है, 1 पे है, तो ठीक है जी, यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब मैंने 10x कर दिया, 10x तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे कि जितनी ज़ीरोज़ हैं उतना ही पॉइंट उठा के आगे रख देंगे। एक ज़ीरो है तो एक बार पॉइंट उठा के आगे रख देंगे, 4.777 आंसर आ जाएगा। अगर 2 ज़ीरो होती तो 4 यहाँ पे पॉइंट रख देता, अगर 3 ज़ीरो होती तो यहाँ पे पॉइंट रख देता। कहानी समझ में आई। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4.777 अप टू सो ऑन, तो कितना आ गया, सेकंड इक्वेशन। अब मैं दूसरे में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैंने माइनस करा तो कितना है, 10x इज इक्वल्स टू 4.777 अप टू सो ऑन, और x इज इक्वल्स टू 0.477 अप टू सो ऑन। आप बोलोगे सर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 लिखे, यार जहाँ मर्जी तक लिखो ना, अप टू सो ऑन 7 तो चलेगा, 7 तो कटने वाला है ना, तो चाहे लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो माइनस कर रहा हूँ मैं, तो 10 में से 1 गए, कितने आ गए, 9x इज इक्वल्स टू, अब ये तो 7 ये तो कट गए, यहाँ तक तो कट गए, 7 में से 4 गए कितने, 3, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 0 गए 4, तो 9x इज इक्वल्स टू 4.3 आया। अब पॉइंट हटा तो कितना लगेगा, 10, और अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 43/9, 9 नीचे चला गया ना, तो 9 10 से कितना होता है, 90। आपके पास ये है, आप 0.47 को ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। बोलो किसी को कोई डाउट है या नहीं है। देख लो, आपको इस टाइप का कंटेंट देता हूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, और कुछ नहीं यार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, नहीं तो बच्चों का ना मैथ फेवरेट हट जाता है, कुछ और ही फेवरेट हो जाता है। मैथ आपका तब तक फेवरेट नहीं होगा जब तक आपसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और खुद से क्वेश्चन सॉल्व कब होंगे, जब आप अकेले में मैथ करोगे। अकेले में मैथ करना की आदत डाल लो पहले तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई होगा साथ में तो मैं मैथ करूँगा, अगर कोई साथ में नहीं है तो मैं मैथ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। अकेले में मैथ करने की कोशिश करो, क्योंकि पेपर में तुम अकेले ही बैठे होते हो, जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हो ना तो अकेले बैठे होते हो। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है अब यहाँ पे बिल्कुल। अब लास्ट टॉपिक में क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये वैसे तो 10th का टॉपिक था पिछले साल, मतलब अभी भी है 10th में तो, क्योंकि 10th की किताब चेंज नहीं हुई है, लेकिन आपको भी दे दिया है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन 10th में पूछा ही जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको भी पेपर में आएगा ही आएगा गारंटी से। ठीक है, इस बार जब भी आपके पेपर होंगे, अगर पहला चैप्टर आ रहा है या तीसरा चैप्टर आ रहा है सॉरी, तो आपके पास ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा 5 नंबर में। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, जैसे मैं करूँगा अगर आपने वैसे बिल्कुल डिट्टो पेपर के अंदर कराना तो आपका टीचर एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसको याद रखना, इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाते हैं हम लोग। डन। अच्छा, अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। मैं ये खुद से लेट करता हूँ कि √2 इर्रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। ठीक है, और वो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, जिसके पास Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसके साथ एक लाइन और लिखनी है, इसके साथ ये लिखना है P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब लास्ट में अगर मैं P और Q की वैल्यू निकाल पाया तो उसका HCF 1 आना चाहिए, तभी ये रैशनल होगा। अगर अदरवाइज नहीं आया 1 तो वो इर्रैशनल नंबर है। तो मैंने खुद से क्या क्या चीज़ें लेट कर ली। √2 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या? P/Q की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, और मेरे पास P और Q दो को प्राइम नंबर है। कहानी समझ में आ गई? अब मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने क्या लेट करा? √2 क्या है? रैशनल नंबर है, तो P/Q की फॉर्म में हो सकता है भाई। तो अब मैंने क्या करा? Q ऊपर ले गया। सॉल्व कर रहा हूँ बस सिंपल। √2Q इज इक्वल्स टू पीस। डन। अब मैं इसको क्या करूँगा? इसको सॉल्व आगे करना पड़ेगा ना, तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा मैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करी तो यहाँ पे देखो 2Q² इज इक्वल्स टू P² आएगा। अब दिमाग में रखना, आपके दिमाग में ये होना चाहिए मेरे को P की वैल्यू निकालनी है और Q की वैल्यू निकालनी है। डन। अगर अब देखो, जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है ना, तो जो भी डिजिट है, जो यहाँ पे डिजिट आ गया जी, या यहाँ पे डिजिट आ गया, कहीं भी डिजिट आ गया, तो आप उसके नीचे लेके जाओगे जिसकी वैल्यू चाहिए। जैसे मान लो अब आप 2 को ही P के नीचे लेके जा सकते हो और कहीं नहीं लेके जा सकते, तो इसका मतलब मेरे को P की वैल्यू मिलने वाली है। Q² इज इक्वल्स टू P² डिवाइडेड बाय 2। डन। इतना हो गया। अब आपने क्या लिखना है? 2 डिवाइड्स P², देन 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है, लेट से P² है 2 का स्क्वायर 2, ऐसे डिवाइड कर रहा है, अगर 2 का स्क्वायर कितना? 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आ गया। तो ये 2 P को भी तो डिवाइड करेगा, P क्या है? 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 1। तो अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स P², देन 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको मैथ में लिखता हूँ अब मैं। P 2 P को भी डिवाइड करेगा, तो अगर P को डिवाइड करेगा, अगर उसने 2 ने P को डिवाइड किया तो कुछ आंसर आएगा। वो आंसर क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि P की वैल्यू नहीं पता ना, तो कुछ लेट से C आंसर आएगा, लेट से कुछ C आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो P की वैल्यू निकाल दी भाई मैंने। P की वैल्यू कितनी निकली? 2C। डन। यहाँ तक कहानी देखो, P की वैल्यू निकाल दी ना मैंने। डन। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट में क्या करूँगा मैं? नेक्स्ट में क्या करूँगा? अब मैं क्या इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मानना है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मानना है, फर्स्ट इक्वेशन मानना नहीं है तो मानना है। ठीक है। अब मैंने क्या करना है? इस P की वैल्यू को इसके अंदर डालना है। पुट वैल्यू ऑफ P इन फर्स्ट में डालनी है आपको वैल्यू। ठीक है ना। अब क्या करा? √2Q इज इक्वल्स टू 2C। डन। सेम वही बात करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो कितना आ गया यहाँ पे आपका? 2Q² इज इक्वल्स टू 4C²। अब आपको Q की वैल्यू चाहिए तो वैल्यू Q के नीचे जाएगी, तो 2Q² डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू C²। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो सेम बात यहाँ पे भी लिख देंगे। 2 डिवाइड्स Q² देन 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो, देन 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। उसने Q को भी डिवाइड करा, तो Q को डिवाइड करा तो कैसे करेगी? Q/2 इज इक्वल्स टू कुछ आंसर आएगा D। हमें नहीं पता आंसर क्या आएगा, इसलिए लेट से D। तो Q की भी वैल्यू निकल गई 2D। डन। मैंने दोनों की वैल्यू निकाल दी ना, मैंने आपको पहले बोला था वैल्यू निकालूंगा मैं इनकी। बस लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया भाई साहब। P की वैल्यू 2 इंटू सी है, Q की वैल्यू 2 इंटू डी है, तो इसका HCF कितना आया भाई? इसका HCF तो हमारे पास 2 आ गया। HCF कितना आ गया? 2 आ गया, लेकिन HCF आना कितना चाहिए था? 1। तो हेंस HCF इज इक्वल्स टू 2। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा अवर कॉन्ट्राडिक्शन वॉज
वॉज रॉन्ग, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया क्योंकि 1 आना चाहिए था तब सही होता। आवर कॉन्ट्रडिक्शन वॉज रॉन्ग, हेंस √2 इज़ एन इरैशनल नंबर। बोलो कहानी समझ में आई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बैक करके देखना है इसको बार बार, ठीक है। आप जो मैं वर्डिंग बोलता हूँ ना, अगर आपने वर्डिंग पकड़ ली ना तो आप तो भाई साहब इसमें वो हो जाओगे टॉपर। वर्डिंग पकड़ा करो कि मैं वर्डिंग क्या बोलता हूँ इसके साथ, ये चाहिए अब ये करना है, चाहिए अब ये करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास है √2 इज़ ए रैशनल नंबर। लास्ट टॉपिक था आपका इसका इस इंट्रोडक्शन का। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंट्रोडक्शन पक्का ही देखना है आपको ये, ठीक है ना। तो नोट कर लो कॉपी के ऊपर, सारा का सारा इंट्रोडक्शन अपनी कॉपी पे ही नोट करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।